गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा विषय है इंट्रोडक्शन टू इंडियन मिनिएचर स्कूल, यानी कि भारतीय लघु चित्र शैली का परिचय। भारत में वैदिक काल से ही कला, वास्तुकला और मूर्तिकला, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर की सवर्ण संस्कृति को विरासत के रूप में प्राप्त किया गया था। वैदिक काल में आर्यों के आगमन से पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यताकालीन कलात्मक रचनाओं के प्रति भारतीय का प्रेम स्पष्ट परिलक्षित होता है। अजंता की गुफा संख्या 10 में लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व माना जाता है, और उसमें जैसे अजंता वाला गुफा में जैसे भित्ति चित्र पाए गए थे, जिसमें एक सुंदर राजा एक पेड़ के नीचे अपने परिचायक अटेंडेंट एवं कुछ संगीतकारों के साथ दिखाया गया है। वास्तविकता के संबंधित संबंध यह चित्र अपने समय का एकमात्र चित्र है, जिसमें इस बात का प्रमाण मिलता है कि किस प्रकार चित्र बनाने की कला प्रारंभ से ही विकसित थी। कुछ शताब्दियों के अंतराल में 200 से 300 ईस्वी के मध्य लिखी गई वैत्स्यायन के द्वारा कामसूत्र में 64 कलाओं की चित्रकला में उसका चौथा स्थान दिखाया गया है। 6 अंगों यानी कि 6 लिम्स वाली यह एक पूर्ण विकसित कला थी। पंडित यशोधर की जय मंगला टीका के श्लोक में यह सम्मिलित है। 6 लिम्स रूप वेदा प्रमाण भाव लावण्य योजना सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र शरीरम। चित्र के 6 अंग रूप, भेद, प्रमाण, भाव लावण्य, सादृश्य, वर्णिका भंग। रूप आकार, प्रमाण सुसंगत विभाजन एवं आकार की माप का प्रत्यक्ष ज्ञान। भाव भावात्मक सौंदर्य। लावण्य आकार का प्रकट एवं अप्रकट सौंदर्य, यह अर्धे के बीच सीधा संबंध। अवनींद्रनाथ ने भाव लावण्य को भारतीय चित्रकला के षडंगों में सबसे आवश्यक माना है। इसके बिना चित्रकला अधूरी। सादृश्य वास्तविकता, आकार एवं समानता का निर्धारण यानी कि मेजरमेंट। वर्णिका भंग रंगों का कलात्मक प्रयोग, जहां गलत का प्रयोग चित्रों में प्रभाव को विनष्ट कर देता है, उसी प्रकार वर्णिका भंग रंगों में कलात्मक प्रयोग का काम करती है। इसमें विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रकला को कला में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया, क्योंकि दृश्य कला का प्रत्यक्ष प्रभाव हृदय पर पड़ता है, जिससे शिक्षा एवं विचारों का मिश्रण अधिक आसान हो जाता है। अंत प्राचीन काल की कला काफी विकसित थी, जैसे कि अजंता, एलोरा, बाघ की गुफाओं में चित्र प्रमाणित है या थे। यद्यपि उच्च स्तरीय साहित्य में कला और चित्र के गुणों की प्रशंसा की गई है। यद्यपि 6वीं तथा 7वीं शताब्दी के बाद अजंता एवं एलोरा जैसी चित्र निर्माण की परंपरा आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं पड़ती है। 10वीं तथा 11वीं शताब्दी के आसपास चोल राजाओं ने कला का विकास करना प्रारंभ कर दिया। चोल राजा राजराज ने 1000 ईस्वी में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ईसवीय पूर्व वास्तुकला यानी कि शिल्प उत्कीर्ण के अतिरिक्त यहाँ उत्कृष्ट भारतीय चित्र के उदाहरण हैं। यहाँ चोल राजाओं ने अजंता एवं बाघ के बाद भारतीय चित्र की उत्कृष्टता को बनाए रखने का प्रयास किया। इन चित्रों में हिंदू देवता जैसे शिव एवं विष्णु को, अप्सराओं एवं अन्य गंधर्वों को नृत्य देखते हुए चित्रित किया गया है। चोल कलाकारों ने नृत्य करती हुई अप्सराओं को
आकर्षक मुद्राओं में बहुत अच्छे ढंग से उनको चित्रित किया गया। ये चित्र 17वीं शताब्दी में नष्ट हो गए थे। भवभूति ने उत्तर रामचरित एवं बाणभट्ट ने हर्षचरित में चित्रकारी को देवी कला के रूप में वर्णित किया है। भवभूति ने उत्तर रामचरित और बाणभट्ट ने हर्षचरित चित्रकारी को देवी कला के रूप में वर्णित किया गया है या उसको दर्शाया गया है। साहित्य प्रमाणों के अनुसार भित्ति चित्रों के अतिरिक्त चित्रकारी के दूसरे रूप में प्राचीन काल में विद्यमान रही। उदाहरण स्वरूप कथावाचकों के पटचित्र जो कपड़ों पे बनाए गए थे, लकड़ी और दूसरी वस्तुओं पर बने अन्य स्रोत नष्ट हो गए। इनका कोई प्रमाण नहीं बचा। हमारे पास केवल 11वीं सदी के चित्र ही पांडुलिपियों की ठोस प्रमाणों में से एक थे। इनका उनसे कोई प्रमाण नहीं बचा था। इसके बाद जैन और बौद्ध ग्रंथ ताड़पत्रों के मध्य में लिखे जाते थे, यानी कि पाम स्लीव्स। इसके उन्होंने चित्रों के रूप में लकड़ी के तख्तों से ढका जाता था। लिखने के बाद उनको, जैसे जैन और बौद्ध ग्रंथों को ताड़पत्रों के बीच मध्य में लिखे जाते थे और उसके बाद चित्रित करने के बाद लकड़ी के तख्तों को से उनको ढका जाता था। इन्हीं प्रयासों से लघु चित्र का विकास हुआ तथा इसकी 3 विशिष्ट शैलियां बनाई गई। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के पाल समूह। बंगाल के पाल राजाओं के अधीन बौद्ध पांडुलिपियों को अजंता की तरह चित्रित किया गया। पांडुलिपि यानी मैन्युस्क्रिप्ट में उसको चित्रित किया गया, परंतु इसे लघु चित्र शैली अनुकूल बनाया गया। चमकीले रंगों वाली संगठित 1 या 2 रेखाएं रचना की सरलता से आकृतियों का आकर्षक भंगिमा अपना विशेष प्रभाव छोड़ जाती है। चित्र 2 से 1/4 और 22 से 1/2 आकार के माने जाते थे तथा ताड़पत्र पर ये बनाए जाते थे। इस पर बौद्ध देवताओं को तथा बुद्ध के जीवन के दृश्य को दर्शाया गया था। चित्र नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के राजा धर्मपाल तथा देवपाल के शासक में ये चित्र बनाए गए थे। इनमें अधिकतर चित्र ये उनके छात्रों के द्वारा चित्रित किए गए थे। इनमें से प्रमुख दीमान तथा भित्तपाल, ये पत्थर पांडुलिपियां पाल तथा सेन मूर्तियों से मिलती जुलती थी और बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय को चित्रित करती है। यह शैली नेपाल, तिब्बत, बर्मा एवं सिंदूर पूर्व तक फैली है, लेकिन इसमें कुछ विभिन्नता भी पाई गई है। इन चित्रों की कुछ प्रमुख विशेषता ये थी कि ये जातक कथाओं पर तथा ग्रंथों पर आधारित थे तथा प्रज्ञा की देवी का मूर्त रूप माना जाता था। इन पांडुलिपियों को पवित्र समझा जाता था तथा इनकी पूजा भी की जाती थी। इनका निर्माण 11वीं सदी तथा 15वीं सदी के बीच माना गया। ये चित्र ताड़पत्र की पांडुलिपियों के मध्य बनाए गए तथा इनके दोनों ओर 5 और 6 पंक्तियों में इनको लिखा गया या 5 या 6 पंक्तियों में इनको डिफाइन किया गया। किसी कलाकार का नाम इन पांडुलिपियों पर नहीं लिखा गया था, कोई मेंशन नहीं किया गया था किसी भी आर्टिस्ट का नाम। ये चित्र लकड़ी के टुकड़े
तख्तियां पर अंकित किए गए थे तथा इन तख्तियों को ताड़पत्र से बांधा जाता था। पत्रों को तख्तियों के में छेद कर इनको धागे से बांध दिया जाता था। उसके बाद हमारे पाल शैली की कुछ विशेषताएं, या कि पाल शैली की फीचर्स। ये चित्र पाम स्लिप पर बनाए जाते थे, ताड़पत्रों पर। पाल शैली के अधिकतर चित्र धार्मिक तथा इनका संबंध भगवान बुद्ध से था। अधिकतर स्वचसम चेहरे यानी कि साइड प्रोफाइल फेस, उनकी आंखें बंद तथा नाक बड़ी लंबी और गाल बाहर की तरह निकले हुए उनमें दिखाया गया है। तथा परिरेखे जो बॉर्डर होता था उन पर काले रंग की वर्तियों से उनको रंगा जाता था। इन चित्रों के सिरों पर सपाट सिरे जो थे इन चित्रों के सपाट दिखाए गए हैं, यानी कि फ्लैट दिखाए गए हैं, जिनके कारण इनमें निर्जीवता दिखाई गई। इनमें मुख्यतः लाल, गुलाबी, नीले, भूरे रंगों का प्रयोग किया गया है। बहुत कम चित्रों को रंगा गया है। इसके बाद हमारी आती है जैन स्कूल, जैन शैली, पेंटिंग ऑफ जैन स्कूल। जैन स्कूल था हमारा, इस शैली में 10वीं से 15वीं शताब्दी के बीच हुई है। इस शैली में ताड़पत्रों पर बने पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और ऋषभनाथ के चित्र सबसे पुराने माने जाते हैं। कालिकाचार्य तथा कथा और कल्पसूत्र में कुल 20 तीर्थंकर के चित्र बनाए गए थे। इसमें जैन शैली के जो ये पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और ऋषभनाथ थे, ये कुल 24 तीर्थंकर थे, जिनमें से इन्होंने 20 के ही तीर्थंकरों के चित्र बनाए गए थे। यद्यपि ये चित्र एलोरा की जैन गुफाओं में बने नीरस चित्रों की याद दिलाते हैं, लेकिन फूल, पक्षियों तथा जानवरों के चित्र बहुत ही आकर्षक ढंग से बनाए गए। कुछ आलोचकों का विचार है कि कपड़े पर बनी बसंत विलास नामक पांडुलिपि जैन शैली में बनाई गई तथा इन चित्रों की सुंदर गोल्डन, येलो और रेड कलरों का इनमें कलर किया गया, यानी कि पीले, लाल रंगों का इनमें प्रयोग किया गया बनाते समय। परंतु इन शैलियों में स्त्रियों के चित्र बहुत ही कम बनाए गए और यहाँ ये चित्र बहुत ही कम दिखाए गए। उन्होंने तीर्थंकरों के देवी देवताओं की तरह उनके प्रस्तुत किया गया है, उन चित्रों को प्रस्तुत किया गया है। और उभरी हुई आंखें, इन शैलियों में उभरी हुई आंखें बहुत ही प्रमुखता से दिखाई गई है। वस्त्रों को बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है और कहीं कहीं पर स्टोन या मोतियों का भी प्रयोग किया गया है। फेस में या चेहरों में एक चश्म, साइड प्रोफाइल्स, 1.5 चश्म चेहरे, 1.5 आइज फेस एंड 2 चश्म यानी कि फ्रंटल फेस। 1 चश्म, 1.5 चश्म और 2 चश्म चेहरों का इसमें शैली में निर्माण किया गया था। इस शैली का विकास राजपूत तथा मुगल शैली की ओर अधिक किया गया, क्योंकि मुगल शैली में भी 1.5 चश्म चेहरों का प्रयोग मनाए जाते थे चित्रों में। 14वीं सदी में कागज पर लघु चित्र बनाने का प्रचलन प्रारंभ हो चुका था, लेकिन अब तक यह शैली पहले की तरह सुरुचिपूर्ण नहीं हुई थी। कृत्रिम और नुकीली नाक खाली स्थान पर बनाई गई तथा दूसरी आंख इस कला को स्थापित विशेषता से दिखाई गई है। किंतु इन चित्रों में इतने चटकीले रंगों का प्रयोग नहीं किया गया, यानी कि इनमें चटकीले मतलब ब्राइट कलरों का प्रयोग किया गया। यह पुनरावृत्ति
नीरस न बन जाए, इसलिए इसमें सौंदर्य मूल्यों का अभाव हो गया था। फलस्वरूप इस शैली को एक रक्तता या एक सर्कता बोला जाता है, जिसको कुछ खास सूत्रों से इसमें बार बार प्रयोग किया गया। गुजरात में ये 14वीं सदी के शासन के बाद मुसलमानों सुल्तानों के कारण ये जैन शैली में पारसी कला का भी प्रभाव देखने को मिलता है। 14वीं शताब्दी के बाद मुसलमान सुल्तानों के कारण जैन शैली में पारसी प्रभाव दिखाई देने लगा। इस प्रकार पारसी तथा जैन कला का एक मिश्रण रूप सामने आया, जिसका प्रयोग घोड़े तथा बादलों में चित्रों में किया गया सबसे पहले। उसके बाद जो सेंट्रल इंडिया पेंटिंग में कुछ मिक्सचर चित्र बने, यानी कि मध्य भारतीय में जो चित्र बने, इस चित्र शैली का विकास 11वीं तथा 16वीं सदी के बीच माना गया। यह शैली अनेक शैलियों के मिश्रण से बनी, जैसे गुजरात और जैन पांडुलिपियों के चित्र, पूर्व में अवध एवं जौनपुर के मुस्लिम चित्र, राजस्थान और मुगल शैली में डेक्कन के चित्र आदि शैलियों का मिश्रण किया गया। इसमें जिसके कारण नई तथा विकसित चित्र शैली का उदय हुआ और 11वीं तथा 12वीं शताब्दी में बनी कल्प सूत्र के वस्त्रों का चित्रण परंपरा से कुछ हटकर इसको बना गया। इसमें वस्त्रों का चित्रण परंपरागत न होकर समकालीन दिखाई देने लगा। 1456 में मांडू का शासक माउद्दीन खिलजी जो कि ऐतिहासिक आर्चर माना जाता था उसको ने वहां का शासक था, जिसमें हिंदू तथा मुस्लिम संस्कृति के पास जाने को उसका असर हुआ। उदाहरण के तौर पर निमतनामा तथा पारसी कला का साथ हिंदू प्रभाव दिखाई देने लगा। इसमें जैसे रागमाला के चित्रों में अभ्रंश शैली का प्रयोग किया गया। बाज बहादुर मालवा मांडू में जब गद्दी पर बैठे तो उसने अभ्रंश शैली में कुछ परिवर्तन कर दिए। आकृति और चित्रों की शैली में दो अभ्रंश शैली को हटा दिया गया, अधिक से अधिक राजस्थानी शैली की ओर झुकाव किया। उन चित्रों में धर्मनिरपेक्ष में बने कल्पनापूर्ण कथा वस्तु का समावेश होने लगा। अब उन चित्रों में मुल्ला दाऊद द्वारा लिखी गई कविता नोर चंदा तथा बिरहन रचित चोर पंचासी का में अभ्रंश शैली की अपेक्षा राजस्थानी शैली का अधिक प्रयोग किया गया। पुरुषों की वेशभूषा पठानों की तरह बनाई गई तथा उनके साथ अंगरखा भी दिखाया गया या चित्रित किया गया, जबकि महिलाओं को लंबा घाघरा चोली एवं दुपट्टे के साथ दर्शाया गया। 1561 में मुगलों ने मांडू को जीत लिया था और मुगल साम्राज्य मिल गया था। बाज बहादुर वहां से तत्काल में उस समय वो भाग निकले, लेकिन 1570 ईस्वी में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद इस शैली में मध्य भारतीय शैली, दक्षिण तथा डेक्कन शैली, राजस्थानी शैली का मिश्रण कर इसे बचाए रखा। और इसमें जैसे अवध, पूर्व की अवध शैली और पश्चिम की गुजरात शैली सुरक्षित रही। इसके बाद गुजरात तथा अन्य राज्यों में जैन तथा अजैन शैली के चित्र बनाए गए। इसका परिणाम यह हुआ
कि इस शैली को उचित नाम देने में कुछ विवाद उत्पन्न हो गए थे। यानी कि इस जैन शैली का पर्टिकुलर नाम देने के लिए उसमें कुछ वाद विवाद उत्पन्न हो गए थे। प्रारंभ में इसे जैन शैली के नाम से पुकारा जाता था, परंतु इसके बाद इसे इन चित्रों को देखने के बाद इसमें धार्मिक पांडुलिपियां मालवा, गुजरात और राजस्थानी में जो मिले उन्हें गुजरात पश्चिमी भारतीय शैली कहा जाने लगा। यानी कि पहले इसमें जैन शैली के नाम से पुकारा जाता था, बाद में इसमें वाद विवाद होने के कारण, इसका एक पर्टिकुलर नाम रखने के कारण न रखने के कारण, तो इसमें कुछ वाद विवाद उत्पन्न हो गए थे। और इस शैली के मिश्रण के कारण धार्मिक पांडुलिपियों में मालवा, गुजरात, राजस्थान मिलने के बाद इसमें गुजरात पश्चिमी भारतीय शैली को कहना समुचित नहीं लगा। और इसमें इसके अंतर्गत गीत गोविंद एवं दुर्ग स्तुति जैसे ग्रंथों का नाम भी मतलब सामने आया या उनके उदाहरण के रूप में उनको लिया गया। इन्हीं कारण श्री कृष्ण इस शैली को अभ्रंश शैली के नाम से भी दिया गया। श्री कृष्ण दास ने इस शैली को अभ्रंश शैली का नाम दिया गया। और खालिस्तान में उभरी हुई पल्लव जैसी आंखें, नुकीली नाक तथा दोहरी ठुड्डी इस शैली की प्रमुख विशेषता रही। इन्हें जैन शैली कहना भी उचित उन्होंने नहीं समझा। और ये जो जैन शैली थी इसकी विशेषता यही थी कि इसकी उभरी हुई आंखें, ठुड्डी तथा दोहरी ठुड्डी में उनमें प्रमुखता थी। और इसके जो चित्र बनाए जाते थे वो पाल शैली की तरह ताड़पत्रों पर नहीं, वो कागज पर और उस पे कपड़े पे बनाए जाते थे। तो आज का ये हमारा चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू इंडियन मिनिएचर स्कूल। इसमें हमारे जैन और पाल स्कूल आते थे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।